बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच का सफ़र, मैं हूं सज्जाद तरीन। हमारे साथ हैं साबिक़ वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब। रहमान मलिक साहब मुल्की और बैनुल-अक़वामी अमूर पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि दुनिया में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, इनके असरात क्या पड़ेंगे। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें। मलिक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त को मोदी ने जो 2 आर्टिकल ख़त्म किए और उसके बाद एक लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया और कश्मीरियों को बंद किया और जुल्म किया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? और पाकिस्तान को कश्मीरियों की, मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं, उनकी मुश्किलात कम करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, मेरे सारे सुनने वाले बहन भाइयों को सलाम। आपने सफ़र की बात की और सच के सफ़र की बात की है। आपने एक सफ़र शुरू किया अपने प्रिंट कैरियर से, और मुझे याद है तरीन साहब, मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर होता था उस वक्त का मैं जानता हूँ आपको। आपने बड़ा नाम कमाया नवाए वक्त में भी और दूसरे अखबारों में भी और मुख्तलिफ प्रिंट मीडिया हाउसेस में। ये जो आपका सफ़र प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक में आया, इसको कैसा महसूस करते हैं? मैं भी एक सवाल कर लूँ। मैं समझता हूँ मलिक साहब, मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूँ और जो भी काम करता हूँ बहुत मेहनत से करता हूँ। मेरा जर्नलिज्म आपके सामने है, आपको पता है, पूरा होमवर्क करके मैं प्रिंट मीडिया में भी काम करता था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। विश यू गुड लक। और आप लोग दोस्त जो हैं, ख़ास तौर पर आप जैसे जर्नलिस्ट हमारे पाकिस्तान की एसेट हैं, मेरी पूरी दुआओं के साथ। बात यह है कि मकबूजा कश्मीर के मतलब अगर आप डिटेल से बात करें, मेरी अपनी असेसमेंट है आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ रिसर्च कि मकबूजा कश्मीर की जो पॉलिसी थी, जिस तरह हैंडल करना चाहिए था, हम इंडिया की पिच पे खेलते रहे। और इंडिया ने पिच ये बनाई कि उसने प्रोग्राम ये बनाया कि इसको, मकबूजा कश्मीर को दुनिया के जो एजेंडा है उसे कैसे निकालना है, इसको वीक कैसे करना है, इसकी जो इसको डिमांड है दुनिया में उसको कैसे ख़त्म करना है। तो उसने बड़े एक सोचे समझे मंसूबे के तहत वहाँ फ़ौज ले गया। यानी ख़ुद उनका आर्मी चीफ कहता है 200 से 250 लोग हैं जो आप उनके मुताबिक तंग करते हैं। तो 250 लोगों के लिए 7 लाख की फ़ौज वहाँ जमा करना, और अब वो 9 लाख हो गई है। तो उन्होंने वहाँ इंगेज किया, और दूसरा उन्होंने जो अपनी कार्रवाई दी कि पाकिस्तान को इस मामले में दुनिया से आइसोलेट किया। और आपने देखा कि जब दोनों शिक्कियों ने उड़ाई, कश्मीर का स्टेटस उड़ाया, तो डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान, हमें मुसलमान भी हमारी मदद को नहीं आए, दुनिया भी नहीं आई। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इंडिया ने वॉर ऑफ प्रॉक्सी शुरू कर दी। उसमें बलूचिस्तान में जो किया आपके सामने है, उसके पहले ईस्ट पाकिस्तान में जो किया उन्होंने बांग्लादेश बनाया, वो भी आपके सामने है। और कोई दिन खाली नहीं होता LOC पे जब वो अटैक नहीं करते। तो उसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने हिसाब से पाकिस्तान की आवाज़ को, मकबूजा कश्मीर के लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। आई एम ग्लैड कि अब फ़ौज ने भी अपना इस पर काफ़ी असरसूख इस्तेमाल किया है, और जो पॉलिसी चल रही है, ख़ास तौर पे जो बाजवा वार्ड आई थी डॉक्ट्रिन, दैट वाज वेरी गुड। उसमें यह है कि चलो हम जंग नहीं चाहते, हम मामलों का हल चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तक, अभी तक जिस अंदाज से हमें मकबूजा कश्मीर के लिए आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़े। और उसके लिए मैं 2 मिसालें दे देता हूँ। ये दोनों जो शिकें निकली, क्या हमने फॉर्मली कोई अजलास बुलाने की कोशिश की UN का? नो। तकरीरों से ना मामले हल होते हैं, ना तकरीरों से आपके फ़ैसले जो आप करते हैं या करवाना चाहते हैं वो दुनिया नहीं मानती। आप हमेशा एक्शन की तरफ जाते हैं। और मैंने बड़ी रिसर्च के बाद जब ये एक पेपर बनाया जिसमें मैंने कहा कि वी शुड गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि मोदी इज़ अ वार क्रिमिनल, इससे पहले भी जिन्होंने काम किए हैं उसमें हमें इनके ख़िलाफ़ जाना चाहिए और ICJ में जाना चाहिए। और इवन जो दूसरा हमारा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसमें भी जाना चाहिए। जो मैं तैयारी कर रहा था, जो मैंने पेपर बना के लिखे, कुछ भेजे, उस पर आपने पता है कि गैम्बिया का एक जस्टिस मिनिस्टर चला गया, और वो
जो आपको पता है कि हुंगा के जो मुसलमान थे उनको रिलीफ दे के लेके दी। आज वहाँ कुछ नहीं वो कर सकते, 4 महीने के बाद उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है और एक मिशन बन गया है। तो अगर ये काम हमने किया था तो क्यों ना अच्छा होता। अब भी गवर्नमेंट को चाहिए चलें, मैंने पिटीशन तैयार की हुई है। मैं सिर्फ ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि मैं शायद अपनी किसी ख़ास वजह से या अपना नाम बनाने के लिए कर रहा। नो, आज भी मैं दोबारा एडवाइस करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी जाएं। हमारा केस बहुत सॉलिड है। और अब जबकि अमेरिका ने भी कह दिया है, उनकी जो एक पैनल है गवर्नमेंट का, कि इस वक्त दुनिया में ह्यूमन राइट्स सबसे ज़्यादा जिसमें ख़राबी है, और वो राइट्स जो कि पूरी दुनिया जो है उसको किसी भी सूरत में नहीं चाहती को वायलेट हों। तो उन्होंने जो 2-3 चीज़ें कही हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इन टर्म्स ऑफ मिनॉरिटी राइट्स को जो ये बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि इंडिया जो है इस वक्त रिलीजियस सिस्टम पे और मिनॉरिटीज़ के लिए बहुत ख़तरनाक है। लिहाजा अमेरिका के लिए रेकमेंड किया अमेरिका को उनके उस पैनल ने कि इनकी नंबर 1 सैंक्शन लगाई जाए, नंबर 2 इन पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। तो वही जो मोदी साहब पे पहले रिस्ट्रिक्शन लगी थी, बीइंग दी टॉप 10 एक्सट्रीमिस्ट, ये दोबारा उसमें मुझे आता नज़र आ रहा है। और अभी मोस्ट रिसेंटली जब ये रिपोर्ट आई तो उसके 2 दिन बाद ही वाइट हाउस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके प्रेसिडेंट को जो फॉलो कर रहा था ट्विटर पे, उसको स्विच ऑफ कर दिया, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया, नहीं रखा। बिल्कुल किया है, लेकिन मैं इसको एग्जामिन कर रहा हूँ कि एक तरफ तो इतने अच्छे रिलेशन जो हो चुके थे इंडिया और अमेरिका के कि डार्लिंग बन गए थे एक दूसरे के, और इतने बड़े डार्लिंग बने कि इवन मोदी हैड द चीज टू टेक हिम टू द प्लेस जहाँ पे उसने कत्ल वारत की थी अपने इलाके में, गुजरात में, यू नो दैट। तो अभी आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि ये किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मोदी को अंदर से भी प्रेशर आ गया, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी यही कहा है कि ये जो आपने ला बनाया इसको ख़त्म करो। और उसके बाद रावल ने भी यही कहा, उनके चिदंबरम साहब ने भी यही कहा, उनके और भी जितनी लीडरशिप है वो यही कह रही है कि तुम गलत कर रहे हो। लेकिन क्योंकि मोदी हैड साइंड एन एग्रीमेंट विद आरएसएस, जो मैंने एक किताब लिखी थी, आपको याद होगा, ये मोदीज़ वॉर डॉक्ट्रिन, ये पूरी दुनिया में स्टडी भी हुई, और इसमें मैंने जितनी प्रेडिक्शन की थी आप खुद भी पढ़ लीजिए, एक ठीक हुई। हालांकि उस वक्त लोग कहते थे मलिक साहब ये समझते नहीं कि ये होगा, लेकिन मैंने कहा पुलवामा इसने करवाया, पुलवामा के बाद ये एंटी मुस्लिम जो है फीलिंग लेगा, इलेक्शन जीतेगा, और जब आएगा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा, और कश्मीर के लिए ख़तरनाक होगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ख़तरनाक होगा। और आपने देखा कि वो फिर ख़तरनाक साबित हुआ। और उस वक्त मुझे इस तरह याद है, किताब आने से पहले कुछ दोस्त हमारे बहुत बड़े जो इंटेलेक्चुअल होते भी हैं, उन्होंने कहा मलिक साहब ये हम आपसे डिफर नहीं करते, हम समझते हैं कि इस दफ़ा मोदी आके कश्मीर का मसला हल हो जाए, कर देगा। मैंने कहा जिस वक्त आएगा मोदी, ही विल इन्फ्लिक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यू पाकिस्तान, इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑफ मकबूजा कश्मीर। अब बात यह है कि जो IOK है, अगर आप देखें तो तकरीबन 8वां महीना हो रहा है कर्फ्यू लगे हुए। तो मेरा एक सवाल है डायरेक्ट मोदी साहब से कि देखें आपको थोड़ा सा लॉकडाउन आया, ये एक झटका, मैं तो कहूँगा हो सकता है ये कश्मीरियों की हो, जो ये चीज़ हुई है कि जो 6 महीने कर्फ्यू रखा है उनके ऊपर, उनसे आप ये 7वां महीना है, तो शायद अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने सबको लॉकडाउन किया। और मैं यही कह रहा था मोदी साहब आप कैसे फील करते हैं लॉकडाउन होके, उन पे ऊपर तो लॉकडाउन के ऊपर कर्फ्यू है। इस वक्त मकबूजा कश्मीर के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए हमें जो इंटरनेशनल फोरम पे बड़ी सख्ती से जाना चाहिए। पहले इन लिस्ट दी फोरम्स के कहाँ जाना चाहिए, उन फोरम्स को जाने के लिए यहाँ पे एक टास्क फोर्स होनी चाहिए। जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि वो तो एम्बेसडर हैं कश्मीर के, तो अगर मैं कहता हूँ अच्छी बात है, गुड स्टेटमेंट, बट प्रैक्टिकली करके दिखाए ना, 2 टास्क फोर्स बना दें, एक जो है UN को डील करे और एक जो है वो सीधा जहाँ पे केस करने की ज़रूरत है वो। और जब तक आप मोदी को नकेल नहीं डालेंगे, आई एम यूजिंग द वर्ड कि नकेल नहीं डालेंगे और उसको ख्वार नहीं करेंगे, लहा के हर पोडियम पे आके बताया कि उसने इतने लोग शहीद क्यों किए, आके बताया कि इतनी फौज रखने की क्या ज़रूरत है, आके बताया कि उसने ये कश्मीर का स्टेटस अगेंस्ट दी रेजोल्यूशंस ऑफ UN क्यों तोड़े, क्यों ख़त्म किए। अच्छा मलिक साहब, आप पाकिस्तान के वो वज़ीर दाखिला हैं जो आप इंडिया में भी गए और वहाँ भी जाके आपने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह तरीके से और बड़े
जो है बुलंद आवाज़ में आपने वहाँ बात की, दबंग अंदाज में आपने वहाँ बात की और पाकिस्तान का मौका पेश किया। पाकिस्तान ने मलिक साहब हमेशा ये कोशिश की है कि इंडिया से अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएँ, ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ, ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। उसके बावजूद इंडिया की जानिब से कोई मुस्बत हमारे सामने रवैया अख्तियार नहीं किया जा रहा है। बजा फरमाया, मैं बिल्कुल नेक नीति के साथ, अच्छी नीयत के साथ किया था, और डिस्पाइट दैट कि उनके उल्टे सीधे क्वेश्चन आया जो उनको मुझे जवाब देना पड़ा। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तो जब मैंने 2-4 स्टेटमेंटें दी नेचुरली इन माय डिफेंस ऑफ द कंट्री, तो उन्होंने कहा ये कोई पाकिस्तान का मंत्री रहमान मलिक आया हुआ है और उसके सामने ये पूरी जो कांग्रेस की हुकूमत है ये बिली पिगी बनी हुई है, इसका जवाब दें। तो फिर मैंने उसी दिन वहाँ से इसको कहा कि वो तो शायद ना दे, आप जवाब दो मुझे कि आपने इतने जो मुसलमान शहीद कर दिए हैं उसकी बैकग्राउंड क्या थी। तुम अल्लाह को भी जवाब दो, इंडिया को भी जवाब दो और पूरी दुनिया को जवाब दो। तो बहरहाल उसके बाद से मेरी इसकी हमेशा ही कोई ना कोई बातचीत होती रहती, बाकी आपको पता ही है। और इस किताब को तो उसने मूडीज़ वॉर डॉक्ट्रिन को तो बैन कर दिया था। बात यह है कि आप एक रेसिप्रोकल बेसिस पे जाना चाहते हैं। मैंने जो उसको उनके मिनिस्टर थे शिंदे, वेरी गुड पॉलिटिशियन, उनके साथ मिल के, मनमोहन सिंह के साथ मिल के हमने एक पॉलिसी बनाई, वीज़ा पॉलिसी, कि 62 ईयर से जो बड़े लोग हैं दोनों साइड पे उम्र के लिहाज से, उनको बगैर वैसी जाए कि एयरपोर्ट या आप वागा जाएँ किस जगह तो मोर लग जाए, और उनको पुलिस से भी मैंने एग्जाम्प्ट करा दिया। उसके बाद हमने वीज़ों में नरमी लाए और फिर ट्रेड में हमने नरमी लाई, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई मेरी उस मीटिंग के उसके जाने के बाद। हमने बहुत से MOU भी वहाँ पे साइन किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये तशरीफ़ फरमा हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उसने वो सारी की सारी चीज़ें स्क्रैप कर दी, क्योंकि वो उसके ज़हन में एंटी पाकिस्तान सिंड्रोम इस तरह घुस चुका है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। मलिक साहब, पाकिस्तान ने तो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए करतारपुरा भी खोल दिया, और ताकि वहाँ से हमारे जो सिख भाई हैं वो आएँ और अपना मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करके चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की जानिब से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रैंकली कि सब वेरी गुड जेस्चर पाकिस्तान ने दिया अपने सिख भाइयों को। वो बहुत देर से कह रहे थे, बल्कि वो तो यहाँ पे हसन अब्दाल भी चाहते हैं कि वहाँ भी हो जाए, क्योंकि उनके लिए तो उनका ये रिलीजियस मकाम है जिसकी वो इज़्ज़त भी करते हैं, उनको प्यार भी है। लेकिन जो हमने करतारपुर में किया उसके बदले में मैं समझ रहा था कि जिस दिन इमरान खान साहब उसको इनाग्रेट कर रहे थे, मैंने समझा कि मोदी उधर से स्टेटमेंट देगा कि मैं कर्फ्यू उठा रहा हूँ एज ए कर्टसी, और मैं 1 ईयर का पीरियड हम बिल्कुल एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे, आए मिलकर बैठे एक टेबल पे और ये फैसला करें कि हमारे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको हमने हल करना है। लेकिन मैं ये बताता हूँ, जब तक ये प्राइम मिनिस्टर मोदी है इसे खैर की तवक्को नहीं है। और मैं एक और भी अर्ज़ करूँगा, मैं हुकूमत को भी एक इसमें एडवाइस करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ टोटली लाइक अ मैड मैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब वो उसके जो करीबी लोग भी हैं, बैठते भी हैं और वो इस्तेमाल भी हो जाता है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको टकरेगा इसका होम मिनिस्टर जो अमित शाह है। और जिस अंदाज से इससे ब्लंडर कमिट कराया रहा ना, मुझे लग रहा है कि इसको इतनी से मिस्टेक्स और ब्लंडर करा देगा कि इसको रिज़ाइन करना पड़ जाएगा या इसके साथ कुछ और हो जाएगा। और RSS अमित शाह आर द एक्चुअली अमित शाह इज़ द नेक्स्ट कैंडिडेट, तो वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ लाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक अर्ज़ करूँ कि उसको एक फोबिया है कि पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी चाहिए। अब जबकि कोरोना है, पूरी दुनिया जो है कोरोना को लड़ने के लिए लगे हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फैसला किया उसने हमारे साथ लड़ना है। वो इस वक्त तक 800 हम पे अटैक कर चुका है LOCs पे, और इसलिए इस पे किसी किस्म का भरोसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर न्यूक्लियर स्टेट। मैं फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर भी हूँ और NCA का मेंबर भी रह चुका हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल हुकूमत को कहूँगा, और ख़ास तौर पे जो इदारे हैं हमारे सिक्योरिटी के, को अपने प्रोग्राम पे ख़ास नज़र रखें, क्योंकि मोदी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो जुर्रत नहीं करेगा, उसको पता है कि हम टैक्टिकली भी, प्रैक्टिकली भी, एबिलिटी वाइज, कैपेबिलिटी वाइज, कैपेसिटी वाइज आप इंशाल्लाह का फजल से बड़े सेल्फ सफिशेंट हैं, एंड वी कैन रिस्पॉन्ड हिम एंड रिस्पॉन्ड बी फिटिंग रिस्पॉन्स। जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने कहा है, मैं बिल्कुल उसको इंडोर्स करता हूँ कि हमारे पास इसको कैपेबिलिटी उसको लड़ने के लिए इंडिया को बहुत ज़बरदस्त है। और खुदा न खास्ता अगर न्यूक्लियर स्टेट हम ना होते तो अभी तक खा गया होता,
ईस्ट पाकिस्तान क्यों खा गया, क्यों ले गया? क्योंकि उस वक्त हमारी कमजोरी थी डिफेंस की। आज डिफेंस के लिहाज से हम बहुत स्ट्रांग हैं। और मैं बड़ा वाज़ेह मैसेज दूंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि प्लीज़ बी केयरफुल, आई डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड बिकॉज यू आर यूज्ड टू डूइंग स्टूपिड थिंग्स। और ये सिर्फ अगर कोई चीज़ शुरू हुई थी, ये पूरा रीजन, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग यू विल नॉट रिमेन सेफ। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि थोड़ा अकल से काम लेगा और बैठे टेबल पे आके, और टेबल बैठ के आके जितने हमारे हैं इश्यूज उनको ऑब्जेक्टिवली देखें और ऑब्जेक्टिवली उनको रिजॉल्व करें। मलिक साहब, क्या जनूबी एशिया में मोदी को ये ख़तरा समझा जा सकता है कि जनूबी एशिया के अमन के लिए मोदी जो है वही ख़तरा है? देखिए, अगर आप देखें मोदी की फ़िलासफ़ी देखें, मोदी की फ़िलासफ़ी है आरएसएस फ़िलासफ़ी। और आरएसएस फ़िलासफ़ी जो है वो है कि इंडिया में कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, और हिंदुत्व आपको पता है उनका पूरा है। और एक और मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ी थी सुब्रमण्यम के वक्त, और उसके बाद एंडोस हुई, डेवलप हुई, उसको उन्होंने आगे लेके गए। उन्होंने कहा कि जी असल में तो सिर्फ मुसलमानों का खात्मा इंडिया में नहीं करना चाहिए, हम तो पाकिस्तान में भी करना चाहते हैं। और ये हिंदुत्व है, ये असल में ईरान तक जाना चाहिए। वो तो पूरी साउथ एशिया में हिंदुत्व को एक्चुअली प्रीच करके लाना चाहते हैं। और आपने देखा है कि उनके आरएसएस के प्लस उनकी जो बीजेपी के इतने सीनियर लीडर जो बयान देते हैं कि जो 235 तक एक मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा। एक ने तो यह कह दिया कि 2021 के आखिर में एक मुसलमान नज़र नहीं आएगा। तो आप उनकी इतनी लीथल स्टेटमेंट्स और स्टूपिड स्टेटमेंट्स दुनिया की जो पॉलिसी उसके अगेंस्ट देते हैं। और मेरा इन स्टेटमेंटों ने, इनके प्रैक्टिकल काम जो उन्होंने किया, जो एंटी मुस्लिम लॉ लेके आए, उसकी वजह से आज ना सिर्फ अमेरिका बल्कि वेस्ट के सारे कंट्रीज़, सारी असम्बलियों में इसके खिलाफ एक बिल्कुल अच्छा खासा शोर उठा है। और फिर भी मोदी की समझ में नहीं आया, सिर्फ उसने थोड़ा सस्पेंड किया है। और अभी जिस अंदाज से वो मुसलमानों को उन्होंने तबाह किया है, फिर ये एक इल्ज़ाम लगाना कि कोरोना तो मुसलमान लेके आए हैं और कोरोना मुसलमान बढ़ा रहे हैं, उस पर जब इनको जूते पड़े दुनिया से तो फिर थोड़े सीधे हुए। और कल मैं देख रहा था इंडिया का एक प्रोग्राम, पाकिस्तान में ही उसकी क्लिप्स आ रहे थे, तो उसमें वो जो हमारे तबलीग दोस्त हैं मुसलमान, उनको उन्होंने मारा पीटा भी, उनको टोटल आइसोलेशन में डाल दिया। तो जब वो ठीक होकर कुछ निकले, उन्होंने अपना प्लाज्मा दिया, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं हम हिंदू भाई और मुसलमान भाई हमारे प्लाज्मा से फ़ायदा उठा लें। ये है मुसलमानों का किरदार। और उधर किरदार ये है कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको जान से मारो। आपने देखा है, बहुत सी आपने फुटेज देखी होगी। तो मेरी अपील होगी पूरे हिंदुस्तान के बहन भाइयों से, इस बंदे को संभाला दो, वरना ये इशू सिर्फ कश्मीर का नहीं रहेगा। अगर ये जारी रहा तो मुझे लग रहा है कि इंडिया टुकड़ों में बटेगा। और ये आरएसएस जिस अंदाज से चल रहा है, जिस अंदाज से आरएसएस फोर्स जो है तबाही ला रही है वहाँ पे, जिस तरह वो लोगों को मार रही है, इवन मीडिया की जरूरत नहीं है बोलने की। मेरी एक खबर चली परसों एक टीवी चैनल में इंडिया में, काफ़ी देर तक उन्होंने उसको प्रदेश किया जो मैंने यूएन को लिखा है। वो पढ़ने के बाद किसी ने मुझे क्लिप भेज दिया, उस पे इंडिया के आरएसएस कह रहे थे कि रहमान मलिक को आपने इंडिया की चैनल पे क्यों मौका दिया है, ये तो हमारे खिलाफ बोलता है। तो मैं आज सारे इंडियन बहन भाइयों को इसे क्लैरिफाई करूंगा, मेरा कोई दुश्मनी आपके साथ नहीं, मेरे आप बहन भाई हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन पॉलिसीज़ को जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी, आरएसएस, अमित शाह इस वक्त कर रहा है, जो अल्टीमेटली हिंदुस्तान के लिए भी ठीक नहीं है, मैं हमेशा उसको अपोज करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि बहुत इज्जत मिली जब मैं गया था इंडिया में। तो आज ही मैं आपसे बावर करा दूँ कि पाकिस्तान की आवाम आपसे प्यार करती है, पाकिस्तानी आवाम और हिंदुस्तान की आवाम चाहती है दोस्ती। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोशिश की, हमने हर लिहाज से कोशिश की, लेकिन आपका मोदी कहता है मैं नहीं मानूंगा। और उसके क्या अज़ाइम है आने वाले वक्त में चलेंगे, लेकिन हम ये आपको बता दें कि मोदी का जो भी अज़ाइम है उसको ज़ीरो करेंगे। मलिक साहब, यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, तो यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर आपसे दीगर इशू पर बात करेंगे जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब। मलिक साहब, इस वक्त एक मसला कश्मीर है, एक फ़लस्तीन का मसला है, ईरान पर पाबंदियाँ हैं, ऊपर से कोरोना है,
तो इस सूरत हाल में जो उम्मा है और जो उम्मा के ममालिक हैं पूरे, उनको आप क्या मशवरा देंगे, वो क्या रोल करें ताकि मुश्किलात कम हों? जो एक चीज़ सामने दुनिया की आती है, वक्त के साथ आती है। सऊदी अरेबिया में गए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, और उधर जाके इन्होंने सऊदी अरेबिया की और कतर की लड़ाई करा दी। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मुझे पूरी तफसील का पता क्यों हुई। आप जब लास्ट 2 डेज बैक जो कॉल की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद साहब को, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप तो हमारी इकानमी तबाह कर रहे हो, हम आपका ख्याल कर रहे थे, तो अगर आपने रशिया के साथ ना तोड़ा नाता ऑयल के सिलसिले में, तो दैन सॉरी, तो आज कल खबर आ गई तो उन्होंने तोड़ दिया। तो बेसिकली जो हमारी बदकिस्मती है, आई एम यूजिंग द वर्ड बदकिस्मती है, कि हम इतनी बड़ी उम्मा होकर, अरबों लोगों की होके, बड़े बड़े मुल्क, न्यूक्लियर है, हमारे पास ऑयल है, रिच रिसोर्सेज हैं, हम आज भी गुलाम हैं वेस्ट के। जब तक वेस्ट की गुलामी नहीं छोड़ेंगे, ना मसला कश्मीर का ख़त्म होना है, ना पैलेस्टीन का होना है, और ना ही कोई सैंक्शन ईरान वगैरह पे उठनी है। अगर आप एक तहिया कर लें कि हमने सर्टन पॉइंट्स पे किसी से नो नहीं, किसी की हाँ नहीं करनी। मुझे याद है कि पुराने जो क्राउन प्रिंस थे, प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ और किंग अब्दुल्ला, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम एक पेपर बना दें कि दुनिया में हम ये जो मुसलमानों के सिलसिले में चला, इसको इतनी सारी इश्यूज़ हो जाते हैं, कैसे हैंडल करें। आई वेंट टू दुबई, और ये मैंने डिस्कस किया ज़रदारी साहब से भी और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई। तो मैंने एक पेपर लिखा जिसमें मैंने कहा कि जैसे यूएनओ की पीस फोर्स है, इस तरह हमारी मुसलमानों की एक पीस फोर्स होनी चाहिए, और उसकी जो कमांड है हर 2 साल पर रोटेशन में सारे मुसलमानों के पास होनी चाहिए। हर मुसलमान 5 से 10,000 डिपेंडिंग ऑन दी पॉपुलेशन वो फ़ौज दे, ट्रेंड लोग दें, और इसको पूरा खर्चा फुट करने के लिए अगर सऊदी अरेबिया इसको हाउस कर ले, बड़ी अच्छी बात है, और हर मुल्क में जो भी इसको अफोर्ड कर सकता वो करे। वो मेरी प्रपोज़ल बिल्कुल गई। ये जो रहील शरीफ साहब थे उसी प्रपोज़ल के तहत पुगाए थे। बहरहाल अच्छा हुआ, हमारा अपना पाकिस्तान के फार्मर आर्मी चीफ वहाँ पे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो उम्मा के लिए चाहिए था, जो एक फ़ोर्स बननी चाहिए थी, पीस फोर्स, वो नहीं आई। मिसाल के तौर पे जिन मुल्कों में मुसलमानों में ट्रबल है, लाइक कश्मीर, लाइक पैलेस्टीन, तो उसमें हम डिमांड करके जा सकते थे, हम उसको लेजिटिमाइज़ करते। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जो मुसलमानों का किरदार है बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा मैं अपील करूँगा अमेरिका से भी, पूरी दुनिया से, कि जहाँ जहाँ आपने सैंक्शंस लगाई हैं वो उठा लें। कोरोना दुनिया में एक नेचुरल सैंक्शन आ गई है, उस सैंक्शन के बाद मेरा ख्याल कोई भी सैंक्शन होगी तो वो वहाँ की आवाम को कुचलने के लिए होगी। मलिक साहब, मैं कोरोना पे आता हूँ, लेकिन ये सवाल आपने जो फोर्स का कहा कि एक उन्होंने बनाई जिसके रहील शरीफ साहब जो हैं सरबराह भी हैं, लेकिन सऊदी अरब तो एक कोरोना है, ऊपर से रमज़ान है, वो मुसलमान मुल्क यमन पे उन्होंने हमले अभी भी जारी किए हुए हैं, तो ये तो मुसलमान आपस में ही जो है ये बड़ा लंबा एक इशू है जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्रिएट हुआ, और जब ये क्रिएट हुआ वो सदाम के वक़्त हुआ, और वो एक वेस्ट की पॉलिसी थी पूरी मुस्लिम उम्मा को डिवाइड करने के लिए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये मैटर मोहतरमा ने मुझे कहा कि मुझे मैसेज आया है सदाम हुसैन साहब से कि मेरे पास कोई मैस डिस्ट्रक्शन के आर्म्स नहीं हैं, तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप बात कर लें, तो आई डिड टॉक टू सम अमेरिकन्स एज़ पर हर डायरेक्शन, और वो जो उस वक्त इराक़ के एम्बेसडर होते थे यूएई से भी मैंने मिला, और ये बिल्कुल कन्फर्म दिया उनको कि वो कहते हैं आ जाएं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम पूरी साइट खोलने और दिखाने के लिए तैयार हैं। तो क्या था अमेरिकन का जवाब कि प्लीज़ कन्वे टू मैडम इट्स टू लेट, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू कम इन। तो दैट मीन्स कि वो मैस डिस्ट्रक्शन के आर्म्स होते या ना होते, उन्होंने ये फैसला कर लिया था वहाँ आके जंग करनी है। पहले कुवैत और इराक़ की कराई, फिर इराक़ को जिस अंदाज से टुकड़े किए, जिस अंदाज से उनकी फ़ौज ख़त्म की, जिस अंदाज से आईएसआईएस वहाँ से प्रोड्यूस की, जैसे दैश आई, जो उन्होंने कुछ किया आपके सामने है। तो मैं यही दोबारा कहूँगा, जब हम अपना घर देख के अपने घर को नहीं संभाल सकते और किसी को खिड़की से आने की इजाज़त नहीं देंगे,
तो यहाँ खिड़की छोड़े दरवाजे से इजाज़त देते हैं। तो I'm सॉरी, जब तक ये मुस्लिम उम्मा बैठकर एक फ़ैसला नहीं करेगी और शायद जब तक जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो ये रियलाइज़ ना कर लें कि इन बेचारे छोटी कौमों को, ये छोटे मुल्कों को, ये जो विद लो वॉइस पीपल, इनको भी रहने का हक़ है, जिसमें कश्मीर भी है, पैलेस्टीन भी है और दूसरे वो मुल्क जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। मलिक साहब, आपने बहुत डिटेल से ये बात की, कोरोना पे आप आते हैं। कोरोना पे आपने बहुत काम किया, आपने UN सेक्रेटरी जनरल को भी ख़त लिखा, आपने बिल गेट को भी लिखा, आपने बुक्स भी लिखी। अब जब दुनिया में कोरोना फैला और दुनिया ने हमारे सामने बहुत सारे मुल्कों ने मुख्तलिफ इक़दाम भी किए, चाइना ने किए, फिर जिन जिन ममालिक में गया वहाँ आपने देखा। हमारे यहाँ कोई ग़ालिबन 26 फरवरी को शायद ये कोई पहला केस आया था। आज तक हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं, आप उनसे मुतमईन हैं? और क्या ये कोरोना कोई साजिश है, इस पर भी ज़रा देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कर्ज करूँगा कि कोरोना इज़ अ सडन हैमर ऑन द वर्ल्ड। और ये जो खबर कहते हैं ना कि ये नवंबर में शुरू हुआ था, ना, ये सितंबर में एक रिपोर्ट है डॉक्टर की जिसने कोरोना पॉजिटिव टेस्ट किया था होनोलुलु से, अमेरिका की एक स्टेट है, वहाँ से आए थे ये जो आपके टूरिस्ट थे। तो ये उससे पहले का ये, इसलिए मैंने लेटर लिखा UN के सेक्रेटरी जनरल को कि विदाउट ब्लेमिंग एनीबॉडी, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल ये है कि क्या ये वायरस मैन मेड है या ये नेचुरल है। लिहाजा आप एक हाई पावर्ड UN कमीशन अपॉइंट करें और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ये जो कि आपके पास पावर है। और ये मैंने अपने पास से नहीं कहा, देयर इज़ बायो वारफेयर कन्वेंशन 1975, उसके सेक्शन 3 और 4 को मैंने इन्वोक किया कि इस सेक्शन के तहत आप इन्वेस्टिगेशन कराएं। जब ये बायो वारफेयर का कन्वेंशन बना तो उस वक्त जो UN के पास रिपोर्ट थी कि देयर आर सर्टेन डेवलपमेंट्स ऑफ बायो वारफेयर। आपने देखा बाद में जो कुर्दिस्तान में बायोकेमिकल वार देखी, आपने वही वार देखी सीरिया में देखी और बहुत सी जगह पे देखी, अब पूरी डिटेल नहीं मैं देता। तो वो सारी चीज़ें मेरे जहन में थी। तो मैंने कहा अगर ये फैसला हो जाए कि ये नेचुरल है तो चलो हम नेचुरल समझ लेंगे, और अगर ये कह देते हैं कि मैन मेड है तो फिर उसको पकड़ना चाहिए जहाँ से आया। तो मैं 2 सवाल किए मेन इंपॉर्टेंट आफ्टर माई रिसर्च। एक ये बताया जाए कि जो ओरिजिन ऑफ वायरस क्या है, और दूसरा पेशेंट 0, पहला पेशेंट। ये मैंने क्यों किया? जो मेरी रिसर्च थी, जो कि मैंने ये किताब भी लिखी है, सिक्योरिटी के साथ मैंने इसको लिंक किया पाकिस्तान की और किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी जो है किसी भी पैंडेमिक के साथ अकॉर्डिंग टू WHO रूल होती है, तो उसको सामने रखते हुए कि पाकिस्तान को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत थी। और इसमें हमने ये भी कहा कि हमारी क्या खामियां थी और वक्त पे जो हमने नई एक्शन ली उसका मैंने जिक्र किया। मैंने दुनिया में पहले जितनी वायरसेस आई उसका भी इसमें जिक्र किया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये साइंटिफिक रिसर्च है, मैं नहीं ये कह रहा हूँ, इस वक्त टोटल वेट जो वायरस का पूरी दुनिया में एक्ट कर रहा है, आप हैरान होंगे सुन के और मेरे सुनने वाले भी इससे परेशान होंगे सुन के, 1 ग्राम ओनली, 1 ग्राम। तो ये एक 1 ग्राम का वज़न पूरी दुनिया नहीं सह सकी। जब नेचर ने एक्ट किया या जैसे भी ये सेंड हुई, 1 ग्राम का वजन हम नहीं ले सकते। अब 1 ग्राम में से जब ये फैली तो इसके ट्रिलियन हिस्से 1 ग्राम के ये जाके फैलते हैं और ट्रिलियन से भी उसकी बिल्कुल डेसिमल के तौर पे 72,000 वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो आप पे एक्ट करते हैं। तो मैं थोड़ी सर्च कर दूं इसमें। तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो बात की है कि सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं, उसी सिलसिले में कह रहा था कि मैंने ये 25 फरवरी को सुओ मोटो लिया और आपके उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे कोयटा में, मैं भी कोयटा ही में गया था लेकिन मेरी वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं वहाँ पे पाकिस्तान के स्टाफ कॉलेज जो हैं कमांडर स्टाफ कॉलेज, उसमें मेरा एक एड्रेस था, वो करके निकला तो मैं चीफ मिनिस्टर ने मुझे मैसेज दिया कि वो मुझे मिलना चाहते हैं, तो मैं उनके पास चाय के लिए चला गया। उनकी बातों से मुझे साबित हुआ कि बलूचिस्तान में कोरोना आ गया। हाशा वकल्ला मुझे उन्होंने कहा, उनके 7-8 मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, बड़ी डिटेल्स से इनफॉर्मल डिस्कशन थी। तो मैंने फिर वहीं से शाम को जहाज़ लिया और गालबन उससे पहले ही मैंने फ़ोन किया इनको, आपके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, मैंने कहा जी बलूचिस्तान में सिचुएशन ख़राब है और यहाँ कोरोना आ गया। कहते नहीं अभी नहीं आया सर,
मैंने कहा अगर आप नहीं बोलेंगे मिनिस्टर साहब तो मैं कल अनाउंस कर रहा हूँ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। बहरहाल ही इज़ अ वेरी माइल्ड एंड गुड पर्सन फ्रैंकली स्पीकिंग, राना साहब। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन 2 बंदों का अनाउंस किया, लेकिन अनाउंस करने से पहले इनफैक्ट मैंने 26 को नोटिस इशू किया, 27 को मीटिंग की और 37 पॉइंट का एक नेशनल एक्शन प्लान दिया, जिस पे मैंने ये नेशनल एक्शन प्लान अभी भी और फ्यूचर के लिए भी एक गाइडलाइंस है, जिसमें मैंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि देखें आपको लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा। आप देखें, आप भी मैथमेटिक्स जानते अच्छी तरह से, 1.5 लाख बंदा टेस्ट हुआ अभी, उसमें से 16,000 बंदे जो हैं वो निकले हैं कोरोना के पेशेंट। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो पॉपुलेशन, वो जो सैंपल है उसमें से आपके 16,000 निकल गए हैं 1.5 लाख में से। तो अगर आप 5 करोड़ टेस्ट करेंगे तो आपके पास कितने होंगे? मैं डरा नहीं रहा हूं किसी को, मैं सिर्फ एक जो फैक्चुअल सिचुएशन है दुनिया की वो बता रहा हूं। अगर एक पेशेंट किसी इलाके में होता है तो इसका मतलब 28 पेशेंट ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। तो सॉरी टू से, अगर आप इन 16,000 को भी 30 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4-4.5 लाख तक जाता है। मेरे हिसाब से अभी ये बड़ा ज़रूरी है कि पेशेंट की तादाद जो है वो अंडर फेड है, हमने गलत बता रहे हैं, और ठीक है जो इनकी स्टडी है उसके मुताबिक बता रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल भी है और मेरी एक अपील भी है, गरीब मजदूर, गरीब किसान, गरीब बंदा 8,000 का टेस्ट नहीं करा सकता। कल वीडियो मेरे पास एक भेजी है जो कि मैंने उसका सुओ मोटो ले लिया है कि तकरीबन कोई 50 लोग एक बड़े से हाल में बंद हैं। वो कहते हैं हम कितने दिनों से यहाँ पे हुए हैं लेकिन हमारा कोई टेस्ट नहीं होता। जिन लोगों के पास पैसे हैं वो कुछ चुगताई सेंटर है कि पता नहीं कौन सा सेंटर है, वो जाते हैं टेस्ट लेके चले जाते हैं। तो मेरी अपील होगी हुकूमत से कि आप टेस्ट आम पब्लिक के लिए फ्री करें। जो टेस्ट करवाना चाहता है उसे 8,000 नहीं देना चाहिए। दिस इज स्टेट जो मदर होती है, कौम की मदर होती है। आज आपके बच्चों को अगर कोरोना है और किसी के 8 बच्चे हैं, उनको वो टेस्ट कराना चाहता है तो कहां से लाएगा 70,000 रुपया? इसलिए मेरी अपील जो है, आई गिव इट टू डायरेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ and all those who are dealing, please make corona test free for every Pakistani. Whenever he approaches for a test, they should actually do it. और इन्होंने कहा भी कि आप अगर प्राइवेट को देंगे तो फिर उसको हम थोड़ी सब्सिडी दे देंगे, हम उनको फुट कर देंगे उसका बिल। नथिंग। मेरी आज अभी तक when I'm talking to you तरीन साहब, कोई किसी किस्म का फ्री टेस्ट नहीं है। तो आप कौन सी फिगर की बात कर रहे हैं? आई एम सॉरी, आपको ये करना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो महीना है ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि आप ये मत भूलें तरीन साहब कि आपको कोरोना इसलिए बढ़ेगा कि आपके पाकिस्तानी हर मुल्क में हैं और ये दिसंबर से नवंबर से आना शुरू हो गया था। हमने कोई एहतियात नहीं की थी, पता भी नहीं था। जब पता चला उस वक्त भी 7,500 बंदा ईरान से अंदर दाखिल हो गया, हमने उनको नहीं रोका। इसके अलावा रोज़ लोग आ रहे थे, उनकी प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रही थी। मैंने नहीं कहा कि आर्मी मेडिकल कोर को दो कि हर आने वाला बंदा टेस्ट हो सके। आज भी आप देखें, परसों सऊदी अरेबिया से फ़्लाइट आई है, उसमें 69 पॉजिटिव थे। दुबई से आए, उसमें लोग पॉजिटिव हैं। तो क्या उस वक्त जो फ़्लाइटें आ रही थी कोई पता नहीं कितने लोग आए? तो लिहाजा मेरा एक और इनको सजेशन होगी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का रिकॉर्ड अवेलेबल है, जो इन 3 महीनों में आए उनके हर विलेज में जाएं, उनको टेस्ट करें, क्योंकि कोई ना कोई तो तरीका उनको अपनाना पड़ेगा जिससे ये एस्टिमेट कर सकें कि पाकिस्तान में टोटल कोरोना के पेशेंट कितने हैं। खुदा ना करे अगर ये सर्च इस पीक पे गई, उसका ग्राफ बहुत ऊपर गया, तो फिर ना हुकूमत संभाल सकेगी और फिर कोई ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो जाएगी। मलिक साहब, बहुत खूबसूरत आपने इस पर गुफ्तगू की, कोरोना पर काफ़ी डिटेल से आपने बात की। मैं अब ज़रा कोरोना से हट के बात करता हूँ। मलिक साहब, आपको पाकिस्तान में धरना हटाने का मास्टर समझा जाता है, आपको बड़े बड़े धरनों का सामना करना पड़ा, और फिर जो इमरान खान वाला धरना था उसमें आपने एक जरगा भी बनाया जिसमें सिराजुल हक साहब भी थे। तो ये ज़रा आप बताएंगे कि आपके पास क्या टेक्निक थी कि आप बड़े बड़े धरनों से पुरअमन तरीके से बात करके और वो जो बहुत बड़ी तादाद में लोग होते थे उनको आप वापस कर देते थे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में धरने होने नहीं चाहिए। पाकिस्तान की मैशत बहुत बुरी हद तक गिरी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि FIA भी मेरा, आपने मुझे देखा, मेरा एक
काफ़ी उम्र हो गई है, 45 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैंने पहला धरना था हमारा, आपको पता, बहुत बड़ा, लाखों लोग थे, PTM उनके बैठ के बड़े अच्छे तरीके से। बहरहाल वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स होती हैं, कुछ फियर टेक्नोलॉजी होती है, कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, उसको सबको मिला के देखना होता है कि वेयर इज़ द वीक पॉइंट वेयर आई हैव टू हिट। तो आई डिड चूज़ दोज वीक पॉइंट्स और अल्लाह ने मेरी मदद की। जो धरना इमरान खान साहब का था वो भी एक सेमी पॉलिटिकल था, शुड से। तो जब वो शुरू हुआ तो उस वक्त हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो मुझे भी जरदारी साहब ने कहा था आप भी मीटिंग में चले जाएं, जो सारी हो रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, नवाज शरीफ साहब ने प्रेजाइड किया। तो उसमें मेरी सुजेशन थी कि आप एक जिरगा बना के तो आप इनको फजल रहमान साहब को भेज दें। वो नहीं माने। मैंने कहा फिर खुर्शीद शाह साहब को भेज दें, कोई नहीं माना। फाइनली मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वो मेरे पे डाल दिया कि आप बन जाएं, आप चले जाएं, यू लीड इट। तो दिस इज़ हाउ मैंने लीड किया। और मेरी बड़ी मीटिंग होती रही। आई एम ग्रेटफुल टू इमरान खान भी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही डिड लिसन टू मी। मैं मौलाना साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी सुना। अब वो क्या बातें हमारी उनके दरमियान में हुई और वो क्या सारी एक स्टोरी चली, ये डिज़र्व्स अ बुक। और मैंने ये फ़ैसला किया है कि इन दोनों धरनों पे मैं बताऊँगा असल हक़ाइक़ क्या थे। ये जो आपको सामने धरना नज़र आ रहा था उसके पीछे क्या बैकग्राउंड थी, उस बैकग्राउंड को मेरे लिए घुसने में कितना टाइम लगा, उस बैकग्राउंड को कैसे तोड़ा, उस बैकग्राउंड को ला के इनके सामने कैसे रखा, फिर जो हक में वक्त था उसको भी बताया, मियाँ साहब को भी मैंने पूरी तफसीर बताई। तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एक टेक्निक बेस्ड एक चीज़ चली थी जिसको मैं कर सका। लेकिन क्योंकि जब आपने ये बात कर ली है धरनों की, तो धरना जब भी होता है इकानमी 3-4 साल पीछे जाती है। तो अभी भी जो मौलाना फजल रहमान साहब आए थे, धरना लेके आए, आपको पता है कि सारा स्टैंड स्टिल हुआ। अभी फिर कोई कहते हैं कोरोना के बाद फिर कुछ होगा, तो आप पता नहीं नेक्स्ट धरने का नाम कोरोना धरना ना हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी नोन वर्ड हो गया। तो जब मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान की मैशत को कोरोना लग चुका है। इट्स वेरी डेंजरस। और मैं ये बता दूँ कि इस वक्त आपकी जितनी सर्विसेज हैं ख़त्म है, आपके रेवेन्यू जितनी जनरेशन है वो ड्राइव हो चुकी है, आपकी इंडस्ट्री बंद है, और आपके पास वो जितने भी जनरेट करने के लिए एक मैकेनिज़्म था वो ख़त्म है। आपने जो IMF, वर्ल्ड बैंक, USAID और सब के साथ एग्रीमेंट साइन किए थे, इस बेस पे किए थे कि जो रेवेन्यू आएगा उसका हम ये देंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि IMF अपना रोब भी डालता है, अपना असर भी इस्तेमाल करता है, और आज महंगाई IMF की वजह से यहाँ पहुँची हुई है। अब मैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ले रहा हूँ जो लेना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई IMF आपके सामने एग्रीमेंट किया हमने, और उसमें एक क्लास फोर्स मैजूर किया है। जी, फोर्स मैजूर ये क्लास है कि अगर कोई आफत आ जाए और मुल्क जो है इन हालात में गिर जाए कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी ना कर सके तो वो माफ़ हो जाता है। तो मैंने उस लॉ को इन्वोक करते हुए प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है कि आप इस क्लास को इन्वोक करें और आप रिटर्न ऑफ लोन के लिए मूव कर जाएं। नंबर 1, अगर पहले तो उनसे बात करें IMF से कि हम आपको पैसे नहीं देंगे जी, ये लॉ है और हम ऑलमोस्ट ड्राइड, तो हम आपको नहीं दे सकते, या तो हमें 20 साल की छूट दें, अगर नहीं तो इसको राइट ऑफ कर दें। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, लेट्स से कि IMF नहीं मानता, सर आपके पास इतना अच्छा चांस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का, जाएंगे तो आपको स्टे मिल जाएगा, तो कम से कम 10-15 साल तो हम बचे रहेंगे जो रीपेमेंट्स कर रहे हैं। इस वक्त 110 बिलियन डॉलर हम पे कर्जा है इस वक्त, तो हम क्यों ना मूव करें। तो लिहाजा आपकी वसात से तरीन साहब अब पुराने जर्नलिस्ट हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को आज यहाँ से भी अपील करूँगा, जो मैंने खत लिखा है आपको, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, वो खत पढ़ें और एक टास्क फोर्स बनाएं और कोशिश करें कि जो लोन्स हैं हमारे उनको हम राइट ऑफ कर सकें। ये कौम पे एहसान होगा। और अगर उनके पास कोई मटीरियल चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो आई एम रेडी टू असिस्ट द टीम टू गाइड दैम, और मैं लीगल फ्रेटर्निटी से भी बात करूंगा, आगे आए, आप सामने लड़े केस। मलिक साहब, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि टाइम बहुत शॉर्ट है, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूं। आप उस वक्त वजीर दाखिला बने जब मुल्क में बहुत दहशतगर्दी थी, आपने तालिबान को जालिबान भी कहा, आपने पंजाबी तालिबान की इस्तिलाह भी की,
तो आप ये ज़रा बताएंगे कि उस वक्त जो तालिबान के साथ आपने मुकाबला किया उसकी ज़रा मुख्तसर कोई हिकमत अमली आपने क्या अख्तियार की थी? मैंने अकेले नहीं किया, पाकिस्तान फौज थी, हमारी हुकूमत थी, पूरी कौम ने साथ दिया। और आपको याद है कि जब हमने मालागंज स्वात में ऑपरेशन करनी थी तो हम सारे सियासतदानों के साथ बैठ के काम किया, हमने ईगो नहीं रखी। यही मैं हमेशा इमरान खान साहब को भी कहता हूँ कि अपनी ईगो को एक साइड पर आके आगे बढ़ें। जो वो वक्त था उसमें दुश्मन भी शामिल थे, एक पूरा यलगार था और उसके पीछे बहुत से अज़ाइम थे वेस्ट के भी, और तालिबान जालमान जिनसे सपोर्ट हो रहे थे वो भी पता है आपको। तो मैं ये समझता अल्लाह ना करे वो वाक़या या वो हालात वापस आएँ, लेकिन मैं इसका क्रेडिट जो है आफ्टर आ गवर्नमेंट, मैं तो ज़ीरो लेवल पे ले आया था, फिर ये सर्ज हुई। तो मैं समझता हूँ जो पॉलिसी और जो डॉक्ट्रिन जनरल बाजवा साहब ने इस्तेमाल किया है, इट हैज़ रियली वर्कड। तो मेरा ख्याल ये है कि हम इसको सोच लें कि किसी तरीके से भी अभी कोशिश हो रही है कि सुन्नियों को शियों से लड़ा दो, शियों को सुन्नियों से लड़ा दो, और एक मजहबी रंग देने के लिए बहुत सी आप देखते हैं आजकल चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं आवाम से एक ही अपील करूँगा, ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, प्लीज़ वर्क फॉर पाकिस्तान, नथिंग फॉर पाकिस्तान। क्योंकि अगर ये दहशतगर्दी होती है यहाँ पे, अगर कोरोना कंट्रोल नहीं होता तो हमारी आने वाली जनरेशनों के लिए ठीक नहीं है। तो आई होप कि एवरी पाकिस्तानी विल टेक सीरियसली एंड वर्क only for Pakistan, because unity is the main thing, and even Quaid-e-Azam said unity, faith and discipline is the right way forward. नाज़रीन, आपने सुना रहमान मलिक साहब ने बहुत डिटेल से बात की। मलिक साहब से बहुत सी बातें पूछी जा सकती हैं, लेकिन प्रोड्यूसर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि वक्त बहुत शार्ट है, वक्त ख़त्म हो गया है। इसके साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह आइंदा हाज़िर होंगे हम किसी और शख्सियत के साथ और उनसे आपके सामने फिर गुफ्तगू करेंगे।